टुडे इज 27th नवंबर. दिस इज लेक्चर 7th. कार्बन कंपाउंड्स टॉपिक हम लोगों को स्टडी करना है. तो लास्ट टर्न पे हम लोगों ने कुछ कंसेप्ट डिस्कस किए थे. एक बार वो ओरली अपन रिवाइज कर लेंगे यहाँ पर. कंबशन रिएक्शन हम लोगों ने देखा था, ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी देखा था, एडिशन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ये 4 टाइप की रिएक्शन हम लोगों ने स्टडी की थी. उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में हम लोगों ने कंबशन रिएक्शन डिस्कस किया था. ठीक है. आफ्टर दिस चैप्टर इज डन वी विल अगेन रिवाइज दीज 4 कंसेप्ट्स. ठीक है. ये चारों कंसेप्ट्स एक बार फिर से अपन रिवाइज करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. तो आज ये टॉपिक खत्म हो जाएगा. नेक्स्ट लेक्चर में ये 4 आर्टिकल्स फिर से मैं पढ़ाने वाला हूँ. दैट विल बी इन द नेक्स्ट वीक इफ द क्लास इज शेड्यूल्ड. ठीक है. अगर इफ यू कैन हियर मी प्रॉपरली प्लीज रेज योर हैंड्स. मेरी आवाज़ ठीक से सुनाई दे रही है तो प्लीज़ अपना हाथ उठाए. आई होप जिन लोगों के डाउट्स जो थे लास्ट लेक्चर के परसों के क्लास के, आई होप आई बीन एबल टू रिप्लाई टू देम. एंड जिन लोगों ने मैसेज किया था उनको मैंने मैसेज पे रिप्लाई तो कर ही दिया है. हाथ नीचे कर लो. थैंक यू सो मच. कुछ डाउट्स पेंडिंग है, कुछ लोगों ने डिफिकल्टीज पूछी थी तो मैंने बोला था क्लास में डिस्कस करेंगे, तो वो भी हम आज की क्लास में एंड में डिस्कस करने वाले हैं. प्लीज बी कनेक्टेड टू टिल द एंड ऑफ द क्लास. थैंक यू. हाथ नीचे कर लो, हाथ नीचे कर लो. ठीक है. तो अभी हम लोगों को नया आर्टिकल स्टार्ट करना है, मैक्रोमोलिक्यूल एंड पॉलीमर वाला आर्टिकल. तो मैक्रोमोलिक्यूल एंड पॉलीमर्स, ठीक है, ये अपन डिस्कस करेंगे. तो मैक्रोमोलिक्यूल मतलब बड़े मॉलिक्यूल्स रहते हैं. ठीक है. तो मैक्रो लिख देते हैं. मैक्रो मींस लार्ज. ठीक है. मैक्रो का मतलब लार्ज है. ओके. अब कुछ मॉलिक्यूल्स छोटे रहते हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स बड़े रहते हैं. कुछ मॉलिक्यूल्स बहुत ही ज़्यादा बड़े रहते हैं. 10,000 एटम, 1 लाख एटम, 50 लाख एटम एक साथ एक ही मॉलिक्यूल में है. तो उस चीज़ को अपन मैक्रो मॉलिक्यूल बोलेंगे. क्या बोलेंगे उसको? मैक्रो मॉलिक्यूल. तो मैक्रो मॉलिक्यूल के डेफिनेशन, कंसेप्ट, एग्जाम्पल, प्रॉपर्टीज आज वाली क्लास में डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है. मैक्रो मीन्स लार्ज और पॉली मीन्स मेनी. तो दोनों में डिफरेंस है. देखो दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस है. मैक्रो मॉलिक्यूल मतलब बहुत बड़ा मॉलिक्यूल, और पॉली मतलब बहुत सारी चीजें. जैसे पॉलिनोमियल आप लोगों ने वर्ड सुना होगा. तो पॉलिनोमियल मतलब एक टर्म बहुत बार रिपीट हो रहा है. जैसे पॉलिनोमियल होता है ना यार, x⁴ प्लस 3x² प्लस जो भी होता है, 3x² प्लस x³ समथिंग समथिंग समथिंग. तो पॉलीमर मतलब मेनी. पॉली मीन्स मेनी. ठीक है. तो एक चीज मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ. ये जो डेफिनेशन है ये 11th क्लास का डेफिनेशन है, तो इसको अपन लर्न कर सकते हैं. कलर चेंज करेंगे. तो ये जो बोर्ड पे ऑरेंज कलर में दिख रहा है इसको लिख ले प्लीज. मर मीन्स रिपीटिंग यूनिट. मर का मतलब होता है रिपीटिंग यूनिट, और पॉली का मतलब होता है मेनी. मर मीन्स रिपीटिंग यूनिट एंड पॉली मीन्स मेनी. अगर बहुत सारे रिपीटिंग यूनिट्स एक साथ आ गए तो उसको बोलेंगे पॉलीमर. ठीक है. मोनोमर मतलब रिपीटिंग यूनिट एक बार है, और डायमर मतलब रिपीटिंग यूनिट 2 बार है. सर अब ये रिपीटिंग यूनिट क्या है, नया नया क्यों पढ़ा रहे हो कुछ भी? तो जैसे देखो पॉलीमर का मतलब बहुत सारे कार्बन एटम्स एक साथ है. राइट. तो बड़ी सी कार्बन चेन है. सिर्फ लॉन्ग नहीं लिखेंगे अपन, वेरी वेरी लॉन्ग. तो वेरी वेरी लॉन्ग कार्बन चेन पॉलीमर है. ठीक है. वेरी वेरी लॉन्ग कार्बन चेन क्या है? वेरी वेरी लॉन्ग कार्बन चेन पॉलीमर है. अब उस कार्बन चेन में बहुत सारे कार्बन एटम्स है, तो क्या होता है कि एक उसमें से छोटा सा अपन ऐसा टुकड़ा कंसिडर करते हैं, जो वो टुकड़ा बहुत बार लिया तो पॉलीमर बनता है. तो पॉलीमर, मर मीन्स दैट स्मॉल टुकड़ा. तो मर का मतलब होता है रिपीटिंग यूनिट, और पॉली मतलब मेनी. तो इफ दैट रिपीटिंग यूनिट इज टेकन मेनी नंबर ऑफ टाइम्स, वो रिपीटिंग यूनिट को बहुत बार ले लेंगे, बहुत ज्यादा बार ले लेंगे उस रिपीटिंग यूनिट को, तो उसको बोलेंगे पॉलीमर. और अगर ऐसे बहुत सारे रिपीटिंग यूनिट्स एक साथ आ गए पॉलीमर, 2 यूनिट आ गए, तो डायमर, डायमर, ट्राइमर, टेट्रामर, टेट्रामर के आगे सारा पॉलीमर. जैसे मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, और उसके आगे पॉलिनोमियल. तो वैसे ही कुछ यहाँ पर भी
मोनोमर, डायमर, ट्राइमर और फिर उसके आगे पॉलीमर। तो पॉलीमर जो रहते हैं वो कंपाउंड्स होते हैं, बहुत ज्यादा यूज करते हैं हम पॉलीमर्स का। ठीक है, उसके एग्जांपल्स वगैरह भी हम लोग आज की क्लास में देखने वाले हैं। तो अभी आप लोगों को क्या करना है, सिर्फ इतना लिख लेना है। तो इतना लिख लो और ये वाला पॉइंट भी लिख लो, पॉलीमर का कंसेप्ट। बहुत बड़ी कार्बन चेन अगर है तो उसको अपन पॉलीमर का कंसेप्ट बोलेंगे। ठीक है, जल्दी लिखे। चलो लेट अस मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है, तो अब ये मैक्रोमोलिक्यूल का डेफिनेशन है, आप लोग ये टेक्स्ट बुक से उठाया है। ठीक है, पहले पॉलीमर का डेफिनेशन देख लेना क्या अपन ने, पहले पॉलीमर का डेफिनेशन देख लेते हैं। ठीक है, एक ऐसा मैक्रोमोलिक्यूल जो कि बार बार रिपीटिंग यूनिट से बनाया गया है तो उसको पॉलीमर बोलते हैं। तो अपन ऐसा सोच सकते हैं कि पॉलीमर जो है वो मैक्रोमोलिक्यूल्स की कैटेगरी है। सर अभी आपने मैक्रोमोलिक्यूल तो पढ़ा है नहीं, पढ़ा देंगे, अभी पढ़ा देंगे। बट पहले ये देखो, पॉलीमर जो है ज्यादा काम की चीज है। 11th 12th क्लास में पॉलीमर के ऊपर बहुत सारा थ्योरी है, मैक्रोमोलिक्यूल्स के बारे में इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अपन पहले पॉलीमर देखते हैं। पॉलीमर जो है वो मैक्रोमोलिक्यूल्स का एक कैटेगरी है और एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, तो इसको अपन समझे। अ मैक्रोमोलिक्यूल फॉर्म्ड बाय रेगुलर रिपीटिशन ऑफ स्मॉल यूनिट्स इज कॉल्ड पॉलीमर। वो जो छोटा सा यूनिट है, वो छोटा सा यूनिट अगर बहुत बार रिपीट हो गया, इफ दैट छोटा सा यूनिट इज रिपीटिंग बहुत बार, रेगुलर रिपीटिशन ऑफ स्मॉल यूनिट इज कॉल्ड एज पॉलीमर। ठीक है, द स्मॉल यूनिट विच रिपीट्स रेगुलरली इज कॉल्ड अ मोनोमर। जो स्मॉल यूनिट रिपीट हो रहा है बार बार उसको मोनोमर बोलते हैं। द रिएक्शन बाय विच मोनोमर मॉलिक्यूल्स आर कन्वर्टेड इनटू पॉलीमर इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन मतलब वो रिएक्शन जिसकी वजह से मोनोमर कन्वर्ट होता है पॉलीमर में। द रिएक्शन बाय विच मोनोमर मॉलिक्यूल्स आर कन्वर्टेड इनटू पॉलीमर इज कॉल्ड एज पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे नीचे एग्जांपल दिया है, अपन ये एग्जांपल स्टडी करेंगे। तो इथिलीन पता है सबको, इथिलीन मतलब इथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो जो इथीन है वही इथिलीन है। इथीन जो है वो आयुपैक नेम है और इथिलीन जो है वो कॉमन नेम है। ठीक है, तो ये लर्न करना, इथिलीन इज द कॉमन नेम, इथिन इज द आयुपैक नेम। तो इथिलीन मोनोमर है। जैसे बहुत सारे इथिलीन के अगर अपन मॉलिक्यूल्स एक साथ ले ले तो ये ऐसा स्ट्रक्चर बन गया। अब इसका पॉलीमराइजेशन करते तो क्या होता है, ये जो पाई बॉन्ड है, ये जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड जो है ना, डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो गया और ये वाला डबल बॉन्ड इधर से ब्रेक हो गया और इन दोनों ने बीच में यहाँ पे ऐसा सिग्मा बॉन्ड बना लिया, सिंगल बॉन्ड बना लिया, सिग्मा भूल जाओ। यहाँ का डबल बॉन्ड भी ब्रेक हो गया, ये इधर आ गया, ये वाला इधर आ गया और यहाँ पे भी इन्होंने बीच में क्या कर लिया, सिग्मा बॉन्ड बना लिया, सिंगल बॉन्ड बना लिया। ठीक है, तो अभी इतने बार मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ तो आप लोग लिख भी लो। सिग्मा बॉन्ड मतलब सिंगल बॉन्ड, लर्न कर लेना इसको। सिग्मा बॉन्ड मतलब सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पे देखो, जो ओरिजिनली बहुत सारे मोनोमर्स थे, तो बहुत सारे मोनोमर्स इथिलीन के सपोज 1 लाख मॉलिक्यूल्स है अपने पास में। अब वो 1 लाख मॉलिक्यूल्स अगर अपन एक साथ अटैच कर दे तो क्या बन जाएगा, पॉली इथिलीन। मतलब समझ रहे हो, इथिलीन टेकन मेनी टाइम्स, इथिलीन को बहुत बार लेंगे तो क्या बन जाएगा, पॉली इथिलीन बन जाएगा। तो यहाँ पे अपन ने पॉलीइथिन बना दिया। इथिलीन मोनोमर टेकन मेनी टाइम्स इज पॉलीइथिलीन मॉलिक्यूल। पॉलीइथिलीन एक पॉलीमर है और पॉलीमर है इसलिए वो मैक्रोमोलिक्यूल भी है। पॉलीमर्स इज अ कैटेगरी ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये चीज आप लिख लो, अभी इसको लिख लो। पहले तो लिखना कि इथिन और इथिलीन एक ही चीज है। C2H4 की बात हो रही है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। वी आर टॉकिंग अबाउट इथिन CH2 डबल बॉन्ड CH2।
C2H4 इथीन, इथिलीन एक ही चीज, बहुत सारे इथिलीन मॉलिक्यूल एक साथ ले लेंगे तो क्या बन जाएगा, पॉलीइथीन बन जाएगा, पॉलीइथिलीन। तो हो क्या रहा है, एक बार फिर से एक्सप्लेन करते हैं अपन। यहाँ पे देखो ये जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा, और ब्रेक होके ये दो कार्बन के बीच में नया बॉन्ड बनेगा। ये दो कार्बन के बीच में नया बॉन्ड बन गया, ये दो कार्बन के बीच में नया बॉन्ड बन गया। ये कार्बन ने इसके नेक्स्ट वाले मॉलिक्यूल से बॉन्ड बनाया होगा, ये कार्बन ने इसके नेक्स्ट वाले मॉलिक्यूल, पहले वाले मॉलिक्यूल से बॉन्ड बनाया होगा, और ऐसा स्ट्रक्चर बन गया जिसको अपन बोलते हैं पॉलीइथिलीन। इथिलीन ग्रुप टेकन मेनी नंबर ऑफ टाइम्स। इथिलीन ग्रुप टेकन मेनी नंबर ऑफ टाइम्स इज पॉलीइथिलीन। इथिलीन ग्रुप बहुत बार लेंगे तो पॉलीइथिलीन बन जाएगा, इसको लिख लो। इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो, व्हाट्सएप करे, मैसेज करे, व्हाट्सएप मैसेज करो कि पॉलीमर या पॉलीइथिलीन या इथिलीन में कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो, बाकी के डाउट्स अभी मत पूछो प्लीज। पॉलीमर मतलब क्या, रिपीटिंग यूनिट बहुत बार हुआ। मोनोमर एक बार रहता है, बहुत बार आया तो पॉलीमर आ गया। इसमें एग्जांपल में क्या है, पॉलीइथिलीन, पॉलीइथिलीन फाइनल प्रोडक्ट है। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। ठीक है, एक डाउट आया है, सर व्हाई वी हैव टू कॉल इथीन एज इथिलीन, व्हाई कांट वी कॉल इट बाय आईयूपैक नेम। आप बोल सकते हो आईयूपैक नेम से भी उसको यूज कर सकते हो, बट अब क्या है, कुछ कुछ लोगों के कॉमन नेम चल गए ना, जैसे कुछ कुछ लोगों का नाम रहता है चिंटू बंटी, तो स्कूल में भी उनका नाम ऑफिशियली नाम कुछ रहता है ऑन पेपर, लेकिन सारा गांव उनको चिंटू बंटी बुलाता है, तो ये अपने चिंटू बंटी है। सारी दुनिया इसको इथिलीन ही बोलती है, भले ही इसका आईयूपैक नेम इथीन है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे अपन समझे कि इथिलीन मॉलिक्यूल बहुत बार है तो पॉलीइथिलीन बन गया, रिएक्शन का नाम है पॉलीमराइजेशन। तो ये जो पॉलीइथिलीन है यही पॉलीथीन है, तो कैरी बैग वाला पॉलीथीन यही है। पॉलीइथिलीन ही पॉलीथीन, जो बोलते हैं ना पॉलीथीन के बैग है, तो वो पॉलीथीन क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो पॉलीइथीन है, बोलते बोलते वो पॉलीथीन नाम बन गया। ठीक है, किसी ने पूछा भी इस पॉलीथीन कैरी बैग, तो उनको रिप्लाई कर देता हूँ मैं यस। ठीक है, हाउ इज पॉलीमराइजेशन डन, क्या करते हैं, हीट देते हैं। हीट देने की वजह से क्या होता है, डबल बॉन्ड जो है वो डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। मतलब सोचो, इंटरेस्टिंग है ये चीज, इतनी भी हीट नहीं देनी है कि वो दोनों बॉन्ड ब्रेक हो जाए, लेकिन इतनी हीट देनी है कि डबल बॉन्ड का दूसरा वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाए। समझे इस चीज को, प्लीज हाथ मत उठाओ। डबल बॉन्ड का दूसरा वाला बॉन्ड ब्रेक होना चाहिए, डबल बॉन्ड के दोनों बॉन्ड्स ब्रेक नहीं होने चाहिए। अगर डबल बॉन्ड के दोनों बॉन्ड्स ब्रेक हो गए फिर तो कंपाउंड ही खत्म हो गया पूरा। इथिन को ही अपन ने डिस्ट्रॉय कर दिया, तो इथिन को डिस्ट्रॉय नहीं करना है। ठीक है, इथिन को डिस्ट्रॉय नहीं करना है अपने को, इथिन का डबल बॉन्ड का दूसरा बॉन्ड ब्रेक करके एक बड़ा कंपाउंड बनाना है। दूसरा वाला बॉन्ड ब्रेक करेंगे तब जाके बहुत सारे इथिन मॉलिक्यूल्स एक साथ जुड़ के पॉलीइथिन बना पाएंगे। इफ वी ब्रेक द सेकंड बॉन्ड, डबल बॉन्ड का दूसरा बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो बहुत सारे सिग्मा बॉन्ड्स, बहुत सारे अपन सिंगल बॉन्ड्स बना पाएंगे। हीट करने से हो जाता है। अब वो हीट करने के साथ उसके अलग अलग डिफरेंट कंडीशंस भी रहती है, एक पर्टिकुलर प्रेशर देना पड़ता है, एक सर्टन अमाउंट ऑफ क्वांटिटी लेना पड़ेगा इथिलीन का, है ना। ऐसे थोड़े से मॉलिक्यूल्स में नहीं हो जाएगा, ऐसा नहीं बोल सकते अपन कि सर 4-5 मोल ले लेंगे तो हो जाएगी क्या रिएक्शन। बहुत सारे लार्ज स्केल पे मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्शन करवानी पड़ती है, तभी जाके पॉलीइथिलीन बनेगा। तो वो उस चीज को बोलते हैं डिफरेंट रिएक्शन कंडीशंस। तो दो रिएक्शन कंडीशंस हैव टू बी मेट। अगर अपन वो रिएक्शन कंडीशंस प्रोवाइड करेंगे तो वो रिएक्शन हो जाएगी और पॉलीमराइजेशन विल टेक प्लेस। ठीक है ये चीज। तो हाउ इज पॉलीमराइजेशन डन, हाउ डू वी मेक पॉलीइथिलीन, ऐसे बनाते हैं ना, इथिलीन का पॉलीमराइजेशन करके पॉलीइथिलीन बनाते हैं। उसका एक टेम्परेचर का रेंज होगा, 150 से 200 डिग्री के बीच में होगा उसका टेम्परेचर रेंज। फिर बाद में पॉलीइथिलीन बनने के बाद उसको कूल कर देना, कूल करने के बाद उसके ऐसे शीट जैसा निकलेगा, या तो फिर उसके स्ट्रैंड्स जैसा निकलेगा। अगर स्ट्रैंड जैसा निकला तो उसका
पोता कैसा रहता, पोते के कैसे धागे धागे रहते, फिर वो धागे की सिलाई करके बड़ा पोता बनाते, तो वैसा वाला भी बन सकता है, या तो वो एक शीट ऑफ पेपर जैसा भी प्रोडक्ट बन सकता है। तो उसकी पर्टिकुलर कुछ टेम्परेचर कंडीशन होगी, एग्जैक्ट टेम्परेचर का वैल्यू मेरे को पता नहीं है, और एग्जैक्ट टेम्परेचर का वैल्यू पता नहीं है, 150 टू 200 टू 20 डिग्री के बीच में होना चाहिए, ठीक है। फिर पूछते सर पॉलीइथाइन कैसे बनेगा, तो पॉलीइथाइन बनता भी है कि नहीं ये पता नहीं है अभी, मतलब पॉलीइथीन बनता, जो डाउट पूछ रहे हैं वो क्या पूछ रहे हैं कि ट्रिपल बॉन्ड वाले के साथ बनेगा क्या, तो पॉलीइथाइन बनता है या नहीं बनता ये मुझे पता नहीं है, कल बताऊंगा, ठीक है। सर प्लीज एक्सप्लेन पॉलीमर्स वंस अगेन इन शॉर्ट। पॉलीमर में क्या हो रहा है, एक रिपीटिंग यूनिट है, उस रिपीटिंग यूनिट को बोलते हैं मोनोमर, वो रिपीटिंग यूनिट बहुत बार लिया तो पॉली मतलब मेनी टाइम्स लिया तो बन गया पॉलीइथिलीन, इथिलीन टेकन मेनी टाइम्स इज पॉलीइथिलीन, और जो पॉलीइथिलीन है वही पॉलीइथीन है, आईयूपैक नेम उसका इथिन था, तो इथिन का पॉलीइथीन, तो पॉलीइथीन बहुत बार ले लिया तो बन गया पॉलीथीन कैरी बैग, ठीक है ये चीज, ठीक है। और जनता डाउट पूछ रही है तो आई एम रीडिंग द क्वेश्चंस एंड आई एम रिप्लाइंग। सर पॉलीमर में बस इतना ही कंसेप्ट है क्या, हाँ पॉलीमर में इतना ही कंसेप्ट है, इसके बाद में अपने को एग्जांपल्स है, 11th में पूरा चैप्टर है पॉलीमर का, लेकिन ये इतना एग्जांपल इतना एक कंसेप्ट है कि बहुत बार लेंगे तो पॉलीमर बन जाएगा, और फिर एग्जांपल है जैसे पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी के पाइप रहते, पुराने जमाने में कॉपर के पाइप रहते थे, है ना, लेड वगैरह के, बहुत पुराने जमाने में लेड के भी पाइप हुआ करते थे, फिर मिट्टी के भी पाइप बनने लग गए, सीमेंट के, आजकल प्लास्टिक के पाइप रहते हैं, पीवीसी बोलते हैं उसको, पीवीसी पाइप्स आप लोगों ने नाम सुना होगा, तो पीवीसी क्या है, पॉलीविनाइल क्लोराइड है, तो विनाइल क्लोराइड नाम का कोई कंपाउंड होगा, जैसा इथिलीन कैसा एक कंपाउंड है, बहुत बार लिया तो पॉलीइथिलीन बन गया, तो विनाइल क्लोराइड नाम का कोई कंपाउंड होगा, वो बहुत बार लेंगे तो पॉलीविनाइल क्लोराइड बन जाएगा, ठीक है। पॉलीमर में इतना ही कंसेप्ट है। हाउ द सीरीज एंड्स, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सीरीज एंड कहाँ होती है, तो कहीं ना कहीं पे वहां पे डबल बॉन्ड रहता है और वहां पे वो सीरीज एंड होती है। क्या होता है कि ये बहुत सारे मॉलिक्यूल, बहुत सारे कार्बन आइटम्स एक साथ लेते हैं अपन, और फिर एक जायंट मॉलिक्यूल बनाते हैं, लिखा भी है ना वहां पे मैक्रो मॉलिक्यूल, तो एग्जैक्टली सीरीज कहाँ एंड हो रही है और कैसे एंड हो रही है इसमें अपना इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन एंड होगी तो वहां पे उसकी वैलेंसी फुलफिल होगी तो हाइड्रोजन लगा देना वहां पे, जैसे कोई भी सीरीज कहीं तो एंड होगी तो वहां कार्बन की वैलेंसी 4 तो रखनी पड़ेगी ना, तो वहां पे एंड करते वक्त उसको CH3 अपन लगाते हैं, तो दोनों साइड से एंड होगी वो। अब ऐसा सोचो कि दो साइड से एंड नहीं होगी, वो 4 साइड से एंड होगी, क्योंकि अगर शीट के जैसा बन रहा है, पेपर के जैसा बन रहा है, तो पेपर के तो 4 पार्ट रहते हैं ना, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे, तो फिर वो जहां पे सीरीज खत्म हुई वहां CH3 ग्रुप रहेगा, ठीक है। बट सीरीज कहाँ खत्म हो रही है, कितने कार्बन एटम्स है उसमें अपना इंटरेस्ट नहीं है, तो इसलिए हम ये नहीं बोलते कि 5780 मॉलिक्यूल रहेंगे तो पॉलीइथीन बनेगा, कैसा बोलते हैं, 5000 से 6000 मॉलिक्यूल रहे तो पॉलीइथिलीन बनता है, मतलब उसका कोई ऐसा फिक्स नंबर नहीं है, जैसे वाटर में कैसा बोलते हैं 2 हाइड्रोजन के एटम 1 ऑक्सीजन का एटम, खत्म हो गई बात, तो पॉलीइथीन में ऐसा नहीं रहता है, या कोई भी पॉलीमर में फॉर दैट मैटर ऐसा नहीं रहता है, पॉलीमर मतलब 5000 से 6000, कुछ कुछ पॉलीमर बड़े रहेंगे तो 10-10 हजार का कार्बन एटम भी एक ही मॉलिक्यूल में रह सकते हैं, तो उसका कोई ऐसा फिक्स नंबर नहीं है, फिक्स नंबर नहीं होने की वजह से उसकी एंड पॉइंट कहाँ आया सीरीज का वो भी डिफाइंड नहीं है, बट अपन बोलते हैं कि CH3 पे वो चीज एंड हो जाएगी, प्रथमेश का डाउट था, ठीक है। आई एम रीडिंग द नेक्स्ट डिफिकल्टी। सर आर देयर ऑल्सो अदर कैटेगरीज ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स, है अदर कैटेगरीज, देखेंगे अपन नेक्स्ट टर्न पे देख लेंगे अगर टाइम बच गया तो, मैक्रोमोलिक्यूल्स का एक लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कैटेगरी पॉलीमर है, ठीक है आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं अपन, अभी ये हो गया पॉलीमर का डेफिनेशन, ये डेफिनेशन है, और ये वाला उसका एक रिएक्शन का एग्जांपल है, ये मैंने टेक्स्ट बुक से ही लिया है, ठीक है। लेट अस मूव अहेड, ठीक है। अब देखो ये एक एग्जांपल बेसिस है, तो जैसे पॉलीथीन है, ये टेबल देखेंगे, ये टेबल 9.27 है, आपके टेक्स्ट बुक से लिया हुआ टेबल है ये, पॉलीइथिलीन स्टार्टिंग कंपाउंड क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट मोनोमर बोलते हैं उस चीज को, कॉन्स्टिट्यूएंट मोनोमर इथिलीन है, लेकिन वो इथिलीन बहुत बार लेंगे, तो देखो वहां पे उसने एन लिखा है, तो एन का मतलब क्या है, मेनी टाइम्स, जैसे मैंने बोला ना 1000 मॉलिक्यूल 10,000 मॉलिक्यूल 1 लाख मॉलिक्यूल ले लेंगे, तो सोचो उसको पॉलीमर क्यों बोल रहे हैं, बहुत सारे छोटे छोटे रिपीटिंग यूनिट्स, बहुत सारे छोटे छोटे मर मोनोमर,
बहुत सारे छोटे छोटे मर एक साथ एक ही मॉलिक्यूल में आ गए, तो उसका नंबर फिक्स नहीं रहता है। ऐसा नहीं होता कि 5780 या 6720 इतने ही मॉलिक्यूल रहेंगे, उसका रेंज रहता है। क्या रहता है उसका रेंज? 10,000 से 12,000 या 8,000 से 9,500, ऐसा रेंज रहता है। तो वो रेंज की जगह अपन क्या लिखते हैं? एन लिखते हैं। तो दैट एन इज द नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स। तो ये लिख लो आप लोग, n denotes the number of repeating units in a polymer. n क्या डिनोट करता है? n डिनोट करता है नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स इन द पॉलीमर। n इज यूजुअली डिनोटेड एज अ रेंज। n एक रेंज होता है, एक नंबर नहीं होता, एक रेंज होता है। 200 का डिफरेंस, 500 का डिफरेंस, जैसे 1000 से 2000, नहीं 1000 2000 ज़्यादा हो गया, 1000 से 1200 है ना, 10,000 से 12,000, तो 10,000 से 12,000 में डिफरेंस कितना आया? 2,000 का डिफरेंस आया। ऐसा डायरेक्ट डबल नहीं हो जाएगा, 10,000 से 20,000 ऐसा नहीं होगा, डिफरेंस थोड़ा 10% 20% ऐसा लेना। तो n डिनोट्स द नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स इन द पॉलीमर, ये लिख लो। ठीक है, फिर अपन दूसरा एग्जांपल देखेंगे अभी। दूसरा एग्जांपल है पॉलीस्टाइरीन। तो ये स्टाइरीन इज द कॉन्स्टिट्यूएंट मोनोमर। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट मोनोमर में देखो, ये है स्टाइरीन और ये है पॉलीस्टाइरीन। तो थर्मोकोल आर्टिकल जो रहते हैं वो पॉलीस्टाइरीन के रहते हैं। तो जो थर्मोकोल के बॉल्स रहते हैं, उसको बॉल्स को एक शीट में कंप्रेस करके बनाते हैं। थर्मोकोल शीट रहती है या तो थर्मोकोल के बॉल्स रहते हैं, तो वो चीज इससे बनती है। बहुत सारे स्टाइरीन के मॉलिक्यूल्स एक साथ अपन लेके चलते हैं। ठीक है, फिर ये जो स्टाइरीन में जो ये C6H5 लिखा है ना, ये जो C6H5 लिखा है स्टाइरीन में, वो एक्चुअली ये है, वो बेंजीन रिंग है। अपन ने बेंजीन रिंग देखा था, मैंने बताया था अरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, हाई स्टेबिलिटी वाले कंपाउंड्स होते हैं। तो दिस इज बेंजीन रिंग। ठीक है, ऐसे कार्बन कार्बन ऐसे मेंशन करते हैं वहां पे। और बेंजीन रिंग का स्ट्रक्चर ऐसा है, और एक बार बना के बता देते हैं यहाँ पे। तो वो बीच में ऐसा गोला भी लगाते हैं, या तो फिर ऐसे 3 डबल बॉन्ड भी बना देते, कुछ भी चलेगा। एक सेकेंड होल्ड करेंगे। ये बेंजीन है। बेंजीन में क्या रहता है? बेंजीन में अल्टरनेट डबल बॉन्ड रहते हैं। बेंजीन में क्या रहता है? अल्टरनेट डबल बॉन्ड रहता है, तो उसको एक सर्कल से भी अपन रिप्रेजेंट करते हैं। तो देख लो इधर अल्टरनेट डबल बॉन्ड बनाया है मैंने। इस कंपाउंड में हाइड्रोजन नहीं मेंशन किया, हाइड्रोजन मेंशन कर सकते हो, इसमें हाइड्रोजन भी मेंशन किए है। और ये जो है, ये और एक उसका रिप्रेजेंटेशन है जिसमें ऐसा छोटा सा सर्कल बनाते हैं। वो जो सर्कल है, सर्कल सर्कल क्या करता है? सर्कल रिप्रेजेंट्स, दैट स्मॉल सर्कल रिप्रेजेंट्स 3 डबल बॉन्ड्स विच आर अल्टरनेट। सर्कल रिप्रेजेंट्स 3 डबल बॉन्ड्स विच आर अल्टरनेट। सर्कल रिप्रेजेंट 3 डबल बॉन्ड्स जो अल्टरनेट पोजीशन पे है। तो ये लिख लो प्लीज, इसको लिख लो, जल्दी जल्दी लिखो। ये स्टाइरीन का मॉलिक्यूल जैसे ये दिख रहा है ना, ये C6H5, तो उसने एक हाइड्रोजन डिलीट किया होगा, तभी तो वो बॉन्ड के साथ, डबल बॉन्ड के साथ अटैच हो पाया। तो पॉलीस्टाइरीन में स्टाइरीन है, और वो स्टाइरीन में जो C6H5 है, वो C6H5 ये मॉलिक्यूल है, बेंजीन जैसा। ठीक है, चले आगे। और फिर वो एन टाइम्स ले लिया, तो वो पॉलीस्टाइरीन बन गया। तो ये मैंने पॉलीस्टाइरीन के लिए एक्सप्लेन कर दिया। ये इसको लिख लो, 1 मिनट देते हैं इसको लिखने के लिए।
चलो अपन आगे बढ़ते हैं, इसको डिलीट कर रहे हैं। ठीक है, इसको डिलीट करूंगा मैं। अब पॉलीस्टाइरीन के बाद में पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये अभी मैंने बताया, ये पाइप वगैरह बनाने के लिए यूज करते हैं। देखो पीवीसी पाइप्स लिखा है यहाँ पे, पीवीसी पाइप्स के लिए यूज करते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो ये शुरुआत का कंपाउंड क्या है, स्टार्टिंग कॉन्स्टिट्यूएंट इज मोनोमर इज विनाइल क्लोराइड। तो विनाइल क्लोराइड कैसा दिखता है, जैसे ये विनाइल क्लोराइड ऐसा है। तो इधर देख लो, मैं इसका रिएक्शन ड्रॉ करके बता रहा हूँ। तो अगर हाइड्रोजन हाइड्रोजन रहे तो वो क्या बनता है, पॉलीइथीन बनता है ना। लेकिन अगर ये हाइड्रोजन की जगह देख लो, इधर इथीन है, ये इथिलीन है, ये हाइड्रोजन की जगह पे अगर मैं क्लोरीन लगा दूं, फिर ऐसा दूसरा मॉलिक्यूल इसके सामने रख दूं, एग्जैक्टली ऐसा ही। ठीक है, सब लोग ध्यान देंगे यहाँ पे। अब देखो क्या हो रहा है, ये जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड टूट के इधर आएगा, ये डबल बॉन्ड टूट के इधर आएगा, फिर ये वाला टूट के इधर जाएगा, और ये वाला टूट के इसके अगले वाले के पास जाएगा। तो उससे स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, और हर अल्टरनेट कार्बन पे क्लोरीन एटम देखने को मिलेगा। ये ऐसा, ये एन टाइम्स, तो वही चीज उन्होंने यहाँ पे बनाई है। अब ध्यान से देखें कि मेरे वाले कंपाउंड में 4 कार्बन एटम्स बनाया मैंने, उसके वाले कंपाउंड में 2 है, तो वो 2 वाला बेटर है। ये मैंने एक्सप्लेन करने के लिए बताया है ना। कैसे बन रहा है ये देखो, इधर आधे आधे एरो बताए, कैसा एरो बताया मैंने, ऐसा आधा। तो हाफ एरो, हाफ एरो रिप्रेजेंट्स 1 इलेक्ट्रॉन, आधा एरो जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करता है। हाफ एरो रिप्रेजेंट्स हाफ 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन इधर आया, 1 इलेक्ट्रॉन इधर गया। डबल बॉन्ड के दूसरे बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो एक आगे गया और एक पीछे गया, और उससे स्ट्रक्चर बन गया। तो ये बन गया पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी। यूजेस लर्न कर लेना सब लोग, सारी चीज़ों के यूजेस आने चाहिए, पता होने चाहिए अपने को। ट्यूब्स, बैग्स, हॉस्पिटल किट्स वगैरह, डोरमैट्स वगैरह बनाने के लिए ये चीज़ यूज़ करते हैं। तो देखो कितना ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। अगर क्लोरीन की जगह हाइड्रोजन रहता था तो वो कैरी बैग जैसा यूज़ होता है, प्लास्टिक की जो कैरी बैग होती है। और अगर क्लोरीन आइटम हो तो वो इतना स्ट्रांग हो जाता है कि उसके पाइप बना सकते हैं। सोचो इस चीज को, कैरी बैग वाला प्लास्टिक थिन रहता है ना, पाइप वाला प्लास्टिक स्ट्रांग रहता है। तो हाइड्रोजन अगर क्लोरीन क्लोरीन अगर हाइड्रोजन की जगह आ जाए एक जगह पर, तो वो बन जाएगा पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड बनेगा। विनाइल क्लोराइड लेंगे बहुत बार तो उससे बन जाएगा पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, फिर उसके बाद रहता है पॉली एक्राइलोनाइट्राइल। पॉली एक्राइलोनाइट्राइल में ग्रुप क्या है, सी एन ग्रुप है। फिर वो उसने सी एन ग्रुप अलग से रख दिया और एन टाइम्स ले लिया। यूजेस विंटर क्लोथिंग एंड ब्लैंकेट्स, ठंडी के टाइम पे जो आर्टिफिशियल वूल रहता है, आर्टिफिशियल वूल इज मेड अप ऑफ पैन, इसको पैन भी बोलते हैं, पॉली एक्राइलोनाइट्राइल। ये नाम याद रखना, पैन, पॉली एक्राइलोनाइट्राइल। पॉली एक्राइलोनाइट्राइल पैन यूजेस विंटर क्लोथिंग एंड ब्लैंकेट्स। और इसमें ग्रुप क्या है, ग्रुप नाइट्राइल है, ये ग्रुप को नाइट्राइल ग्रुप बोलते हैं। इधर लिख भी देता हूं मैं अलग से, बॉन्ड सी एन ग्रुप इज कॉल्ड एज नाइट्राइल ग्रुप। बॉन्ड सी एन ग्रुप इज कॉल्ड एज नाइट्राइल ग्रुप। ठीक है, चले आगे। इसको लिख लो, ये नाइट्राइल ग्रुप वाला पॉइंट लिख लेना, क्लोरीन वाला पॉइंट लिख लेना। क्लोरीन वाले पॉइंट में ये लिखना कि हाइड्रोजन की जगह अगर एक जगह भी क्लोरीन आ गया तो वो थिकनेस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, उसकी वजह से वो प्लास्टिक के पाइप्स बनाने के लिए यूज कर सकते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड। चले आगे, लेट अस मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कंपाउंड देखते हैं, टेफ्लॉन। तो टेफ्लॉन है टेट्राफ्लोरोइथिलीन। तो इधर देखो कैसा, एक जगह क्लोरीन है, अगर क्लोरीन की जगह फ्लोरीन लिया और फ्लोरीन चारों जगह लिया तो वो टेफ्लॉन बन जाएगा। तो फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, फ्लोरीन हाइड्रोजन की जगह पॉलीइथिलीन से टेफ्लॉन को कंपेयर करो। पॉलीइथिलीन में 4 हाइड्रोजन है, टेफ्लॉन में चारों जगह पर फ्लोरीन एटम्स है। क्या है, फ्लोरीन एटम्स। पॉलीइथिलीन हैज गॉट 4 हाइड्रोजन एटम्स,
टेफ्लॉन विल बी हैविंग 4 फ्लोरीन एटम्स। तो इससे क्या बनता है, नॉनस्टिक कुकवेयर बनता है। नॉनस्टिक कुकवेयर तवा वगैरह रहता है ना, उसके ऊपर टेफ्लॉन कोटिंग रहता है। सो दैट टेफ्लॉन कोटिंग इज दिस। टेफ्लॉन इज अ पॉलीमर। किसका पॉलीमर है, टेट्राफ्लोरोइथिलीन का। टेट्राफ्लोरो 4 बार फ्लोरीन एटम्स। ये क्या हो गया, ठीक है। स्क्रीन दिख रहा है, स्क्रीन दिख रहा है तो हाथ उठाए प्लीज। आई थिंक बंद हो गया था गलती से। प्लीज रेज योर हैंड्स इफ यू कैन सी द स्क्रीन। थैंक यू सो मच। लोअर, प्लीज लोअर योर हैंड्स। थैंक यू। तो वी आर टॉकिंग अबाउट टेट्राफ्लोरोइथिलीन। टेफ्लॉन, टेट्राफ्लोरोइथिलीन, 4 बार फ्लोरीन एटम्स है। एन टाइम्स लिया कंपाउंड को, पॉलीमर बन गया। नॉनस्टिक कुकवेयर तवा वगैरह के ऊपर जो कोटिंग रहता है उसको टेफ्लॉन कोटेड बोलते हैं। फिर अपन देखेंगे पॉलीप्रोपिलीन। पॉलीप्रोपिलीन में एक CH3 ग्रुप लगा दिया, कार्बन एटम लगा दिया अपन ने। पॉलीप्रोपिलीन कार्बन एटम। अब इसमें देखो क्या हो रहा है कि जैसे ये C डबल बॉन्ड C है, इसमें CH3 है। फिर अब ये चीज पॉलीमर कैसे बनेगा, ये चीज ऐसे ही पॉलीमर बन जाएगा। तो ये क्या है, पॉलीप्रोपिलीन है। इंजेक्शन सिरिंज फर्नीचर वगैरह बनाने के लिए ये चीज यूज करते हैं। पॉलीप्रोपिलीन, ठीक है। तो पॉलीप्रोपिलीन, टेफ्लॉन, पॉलीएक्रेलोनाइट्राइल। पॉलीएक्रेलोनाइट्राइल के लिए बताया पैन, आर्टिफिशियल वूल बनाने के लिए काम आता है। रियल वूल बहुत महंगा रहेगा, राइट। तो आर्टिफिशियल वूल पैन से बनता है, पॉलीएक्रेलोनाइट्राइल से। दिस ग्रुप CN ग्रुप इज नाइट्राइल ग्रुप। CN ग्रुप इज नाइट्राइल ग्रुप, ठीक है। ठीक है, अब इसमें और एक इंटरेस्टिंग चीज हम देखेंगे यहाँ पे। इसको लिख लो पहले, पॉलीएक्रेलोनाइट्राइल आर्टिफिशियल वूल ये लिख लो। CN ग्रुप नाइट्राइल है ये लिख लो, ठीक है। आई विल गिव यू 1 मिनट। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। जितने भी मोनोमर्स है, ये दिख रहा है ना, कॉन्स्टिट्यूएंट मोनोमर, जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट मोनोमर्स है उसमें आप लोगों को C डबल बॉन्ड से ये ग्रुप दिख रहा होगा। तो जैसे ये ग्रुप के साथ में मैं अलग अलग जैसे चीजें लिख देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल PQRS लिख देता हूँ अभी, फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस ऐसे PQRS लिख दिया। तो अब सब लोग ध्यान से देखेंगे इसमें क्या हो रहा है। ये जो डबल बॉन्ड का दूसरा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड का दूसरा बॉन्ड जो है वो आगे जाएगा आधा और इधर से पीछे जाएगा आधा। डबल बॉन्ड का दूसरा बॉन्ड आगे जाएगा आधा और डबल बॉन्ड का दूसरा बॉन्ड पीछे जाएगा आधा। तो उसकी वजह से जो स्ट्रक्चर अपन बनाएंगे पॉलीमर का, स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, ये ऐसे एरो ब्रैकेट्स बताना और ब्रैकेट्स में ऐसे बॉन्ड दिखाना, वो बॉन्ड बाहर की तरफ आ रहा है और इसको लिखना N टाइम्स। और जो भी ग्रुप्स थे वो ग्रुप्स एज इट इज लिख देना, PQRS। तो ये है मोनोमर। मोनोमर में रहता है डबल बॉन्ड और ये वाला कंपाउंड है पॉलीमर। पॉलीमर में वो डबल बॉन्ड नहीं है, लेकिन वो जो डबल बॉन्ड का दूसरा बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड बनाने के लिए यूज हो गया। सेकंड बॉन्ड ऑफ डबल बॉन्ड is used to make single bonds. सेकंड बॉन्ड जो है डबल बॉन्ड का वो क्यों यूज हुआ, सिंगल बॉन्ड बनाने के लिए यूज हुआ। तो कॉन्स्टिट्यूएंट मोनोमर में हमारे लिए एक नेसेसरी कंडीशन है कि वहां पे डबल बॉन्ड रहना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूएंट मोनोमर में डबल बॉन्ड रहना चाहिए। दिस इज अ नेसेसरी कंडीशन फॉर पॉलीमराइजेशन। नेसेसरी कंडीशन फॉर पॉलीमराइजेशन, double bond must be present in the constituent monomer.
डबल बॉन्ड मस्ट बी प्रेजेंट इन द कॉन्स्टिट्यूएंट मोनोमर। तो इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि अल्केन वाले पॉलीमर नहीं बनाएंगे, मतलब जब बनाएंगे तब देखेंगे अपन, लेकिन हमारे केस में 10th क्लास के लिए अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग अल्केन के पॉलीमर्स नहीं होंगे, क्योंकि वहां पे बॉन्ड ब्रेक करके सिंगल बॉन्ड कौन बनाएगा? वो जो डबल बॉन्ड का दूसरा वाला बॉन्ड है वो ब्रेक होता है और वही सिंगल बॉन्ड बनाता है। डबल बॉन्ड का दूसरा वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ और उसने सिंगल बॉन्ड बनाया, और उसके जैसे पॉलीमर फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। उसके जैसे क्या हो गया? उसके जैसे पॉलीमर फॉर्मेशन इज टेकिंग प्लेस। तो उसमें डबल बॉन्ड रहना जरूरी है। ठीक है, समझा ये चीज? इसको लिख लो, ये PQRS ग्रुप लिख लेना, और वो ये ऐसे आधा एरो बना लेना। ऐसे आधा एरो क्या रिप्रेजेंट करता है कि एक इलेक्ट्रॉन गया। हाफ एरो रिप्रेजेंट दैट वन इलेक्ट्रॉन इज गोइंग आगे की तरफ एंड वन इलेक्ट्रॉन इज गोइंग पीछे की तरफ। हाफ एरो रिप्रेजेंट वन इलेक्ट्रॉन। कितने लोग लिख रहे हैं? हाथ उठा के बताए एक बार प्लीज, कितने लोग लिख रहे हैं? ठीक है, लिखो लिखो, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। हाथ नीचे कर लो। चले आगे। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट ध्यान देंगे सब लोग इधर। ये जैसे PQRS था ना, वही चीज फिर से। तो इसमें देखो, अगर PQRS ये चारों हाइड्रोजन रहे तो क्या बनता? पॉलीइथीन। पॉलीइथीन बोलो, पॉलीइथिलीन बोलो, एक ही बात है। तो पॉलीइथीन बन गया अगर PQRS चारों हाइड्रोजन रहे तो। ये हो गया पहला वाला, सही है। फिर उसमें PQR अगर हाइड्रोजन रहे और एक ग्रुप S अगर CN रहा, तो इस कंडीशन को क्या बोलेंगे? पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल बनेगा, ये वाली कंडीशन। तो ये जो स्टार है, ये स्टार से रिलेट करो। तो आप समझो यहाँ पे क्या हो रहा है। चारों हाइड्रोजन रखेंगे तो पॉलीइथीन बनेगा, सबसे सिंपल वाला। तो पॉलीइथीन को अपन सबसे सिंपल वाला पॉलीमर कंसीडर करें, और उसी के अलग अलग वेरिएशंस सीख रहे हैं हम लोग। सारे कंपाउंड में आप देखेंगे कि C डबल बॉन्ड C तो दिख ही रहा है। सारे कंपाउंड्स में C डबल बॉन्ड C दिख रहा है अपन को। वो जो C डबल बॉन्ड C के लगे हुए ग्रुप्स है, वो ग्रुप्स अगर अपन चेंज करते जाएंगे तो अलग अलग पॉलीमर मिलते जाएंगे। तो हमारे केस में पॉलीमर की कंडीशन क्या है? डबल बॉन्ड तो प्रेजेंट होना ही चाहिए। डबल बॉन्ड मस्ट बी प्रेजेंट, ये हमारी कंडीशन है, ये रिक्वायरमेंट है अपने लिए। ठीक है, चले आगे, लेट अस मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं अपन। फिर इसमें और एक एग्जांपल, मतलब जैसे ये स्टार वाला बता दिया, फिर एक और पॉलीस्टायरीन देख ले क्या? पॉलीस्टायरीन देख लेते हैं। तो पॉलीस्टायरीन में क्या कंडीशन है? PQR है 3 हाइड्रोजन एटम्स, और जो S है वो है बेंजीन ग्रुप। ये बेंजीन बताया था पहले, तो वो बेंजीन ग्रुप लगाया है उन्होंने। ये बेंजीन है, ये बेंजीन है, ठीक है, और ये भी बेंजीन है। तो पॉलीस्टायरीन में 3 हाइड्रोजन और एक बेंजीन ग्रुप। वैसे ही पॉलीविनाइल क्लोराइड में 3 हाइड्रोजन और एक क्लोरीन। टेफ्लॉन में कुछ अलग हो गया, टेफ्लॉन में चारों फ्लोरीन एटम्स है। तो टेफ्लॉन के लिए अपन लिख सकते हैं क्या? PQRS, इसकी जगह लिखेंगे 4 फ्लोरीन एटम्स। टेफ्लॉन में PQRS जो ग्रुप्स है, ये स्टैंडर्ड वाली चीज में, ये स्टैंडर्ड वाली चीज में चारों ग्रुप्स अगर फ्लोरीन हो गए तो वो बन जाएगा
टेफ्लॉन, टेट्राफ्लोरोइथिलीन, टेफ्लॉन, टेट्राफ्लोरोइथिलीन। ठीक है, फिर पॉलीप्रोपिलीन, पॉलीप्रोपिलीन में इधर लिख लेता हूं मैं, पॉलीप्रोपिलीन पी क्यू आर है 3 हाइड्रोजन, और जो एस है वो CH3 ग्रुप है। पॉलीप्रोपिलीन पी क्यू आर है हाइड्रोजन एंड CH3 ग्रुप इज द एस ग्रुप। तो ये भी लिख लो, प्लीज राइट दिस डाउन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको लिख लो जल्दी से। तो ये एग्जांपल्स है, इसके यूजेस लर्न कर लेना और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ पॉलीमर भी लर्न करना। वो एन का मतलब समझ में आ गया सबको? एन मतलब उतने बार रिपीटिंग यूनिट्स है, वो लिखवा के भी दिया है अभी। एन का मतलब क्या होता है? रिपीटिंग यूनिट्स है और वो रेंज रहता है। ठीक है, लेट अस मूव अहेड, अभी आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला पैराग्राफ अपन देखेंगे, ये जो नीचे पॉइंट लिखा है ये वाला पॉइंट डिस्कस करते हैं। द पॉलीमर्स इन द अबव एग्जांपल्स आर फॉर्म्ड बाय रिपीटेशन ऑफ सिंगल मोनोमर, बराबर। दीज आर कॉल्ड होमोपॉलीमर्स। Other type of polymers are formed from two or more monomers. These are called copolymers. For example, PET is polyethylene terephthalate. The structure of polymers are linear as in the above examples, or they are branched and cross-linked as well. Polymers acquire various properties as per nature of monomers and type of structure. तो यहाँ वो क्या बोल रहा है कि जैसे अगर सिंगल मोनोमर रहा, सिंगल मोनोमर रहा तो ये वाले टेबल के अकॉर्डिंग कंसिडर करना। ठीक है, फिर पीईटी जो है वो पीईटी कोपॉलीमर है। तो ऐसा हो सकता है ना कि दो मोनोमर मिला के एक नया कंपाउंड बना और वो नया कंपाउंड बहुत बार रिपीट हो रहा है। जैसे इसमें सिंगल 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 है, ये कॉन्स्टिट्यूएंट मोनोमर जो है ये सारे सिंगल सिंगल कंपाउंड है। ठीक है, लेकिन अगर जैसे एक कंपाउंड है अपने पास में ए और एक कंपाउंड है बी, फिर ए और बी ने मिलके ए बी बनाया और फिर वो ए बी का रिपीटिंग चेन है, ए बी ए बी ए बी एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, तो उसको क्या बोलेंगे अपन? उसको बोलेंगे कोपॉलीमर। और उसका एग्जांपल है पीईटी, पॉलीइथिलीन टेरेफ्थलेट। पॉलीइथिलीन टेरेफ्थलेट, तो उसमें क्या मोनोमर्स होंगे? उसमें मोनोमर्स होंगे इथिलीन और दूसरा मोनोमर होगा उसमें टेरेफ्थलेट। अब आप लोगों के लिए होमवर्क, पॉलीइथिलीन टेरेफ्थलेट का स्ट्रक्चर ढूंढ के लाना। नेक्स्ट टर्न पे पॉलीइथिलीन टेरेफ्थलेट का स्ट्रक्चर जनता ढूंढ के लाएगी। PET इज पॉलीइथिलीन टेरेफ्थलेट, उसमें दो मोनोमर्स है इसलिए उसको बोलेंगे कोपॉलीमर। जैसे ये जितने भी एग्जांपल है, ये जो टेबल है 9.27, इस टेबल में कैसे एग्जांपल्स है? ए कैटेगरी के एग्जांपल्स है। लेकिन अगर ए और बी दो कंपाउंड मिलके एक मोनोमर बनाते हैं ऐसा और उसको बहुत बार लेंगे तो वो बन जाएगा कोपॉलीमर। ठीक है, फिर ये वाले जो दिख रहे हैं स्क्रीन पे, ये जो दिख रहे हैं ये ब्रांच्ड है, ऐसे ब्रांच के साथ में क्रॉस लिंकिंग भी हो सकती है। तो क्रॉस लिंक वाले कैसे रहेंगे? फॉर एग्जांपल ऐसे रहेंगे, देखो जैसे सपोज ए पी लेते हैं, तो ए पी ए, इधर से भी ए ले लो, फिर इधर से वापस पी लेके इधर से ए ले लो, ये नीचे ए जाएगा, फिर इसके इधर पी जा रहा है, इसके इधर पी जा रहा है ना? तो फिर ऐसा 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर भी बन सकता है, चद्दर के जैसा, एक शीट ऑफ पेपर के जैसा भी बन सकता है। तो जो शीट ऑफ पेपर के जैसा बनेगा उसको क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर बोलेंगे। ब्रांचिंग वाला लीनियर स्ट्रक्चर, ब्रांचिंग वाला लीनियर स्ट्रक्चर, क्रॉस लिंक्ड वाला 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर।
क्रॉस लिंक्ड वाला 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, क्रॉस लिंक वाला 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, और ब्रांचिंग वाला लीनियर स्ट्रक्चर, ब्रांचिंग लीनियर क्रॉस लिंक्ड 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, इसको लर्न करना। ठीक है, और लास्ट पॉइंट बहुत इजी है, पॉलीमर्स एक्वायर वेरियस प्रॉपर्टीज एज पर द नेचर ऑफ द मोनोमर। सिंपल बात है, जैसा जैसा मोनोमर रहेगा उसके अकॉर्डिंग उसकी प्रॉपर्टीज रहेगी पॉलीमर की। तो मोनोमर के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टीज होती है पॉलीमर्स की, इसको लिख लो। और उसमें एक पॉइंट अभी मैंने ओरली बोला है वो लिखा नहीं है स्क्रीन पे, ब्रांचिंग वाला लीनियर स्ट्रक्चर, क्रॉस लिंक वाला 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, प्लीज राइट दैट डाउन एज वेल। ब्रांचिंग लीनियर क्रॉस लिंक्ड 2 डायमेंशनल। ठीक है, चले आगे, आगे बढ़ते हैं अपन, अभी इसको डिलीट कर दे। कितने लोग लिख रहे हैं? प्लीज रेज योर हैंड इफ यू आर स्टिल राइटिंग। ठीक है, वी कैन मूव हेड। हाँ, अब ये कुछ नेचुरल पॉलीमर्स है उनके ऑकरेंस के साथ में। ठीक है, इजी है, ये थ्योरी थ्योरी वाला आर्टिकल है, लर्न कर लेना। पॉलीसैकेराइड ग्लूकोज से बनता, सेल्यूलोज भी ग्लूकोज से बनता, वुड में रहता है सेल्यूलोज। वुड इज अ कंपाउंड, वुड एक मिक्सचर नहीं है, वुड एलिमेंट नहीं है। सोचो अगर वुड एलिमेंट होता तो वुड पीरियोडिक टेबल में आ जाता ना, पीरियोडिक टेबल में सारे एलिमेंट्स रहते हैं। तो वुड एलिमेंट नहीं है, वुड बनता है सेल्यूलोज से, और सेल्यूलोज जो है वो ग्लूकोज का पॉलीमर है। तो एक मोनोमर के एक से ज्यादा पॉलीमर रह सकते, ग्लूकोज का पॉलीसैकेराइड भी पॉलीमर रहता और ग्लूकोज का सेल्यूलोज भी पॉलीमर रहता है। पॉलीसैकेराइड कहाँ मिलता है? स्टार्च में मिलता है, और सेल्यूलोज कहाँ मिलता है? वुड में मिलता है। फिर अल्फा अमीनो एसिड का पॉलीमर प्रोटीन है, न्यूक्लियोटाइड का डीएनए, न्यूक्लियोटाइड का आरएनए। तो डीऑक्सीराइबोस फॉस्फेट और राइबोस फॉस्फेट, तो ये डीएनए और आरएनए रहते हैं ह्यूमन बींग्स और लिविंग थिंग्स में। तो क्रोमोसोम ऑफ ऑर्गेनिज्म और न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म ऑफ सेल, ये लर्न कर लेना, बायो वाला कंसेप्ट है ये। और आइसोप्रीन रहता है रबर में, तो ये लेटेक्स ऑफ द रबर ट्री है। तो रबर, नेचुरल रबर जो रहता है, नेचुरल रबर बनता है आइसोप्रीन से। नेचुरल रबर इज फॉर्म्ड फ्रॉम आइसोप्रीन, आइसोप्रीन इज द मोनोमर। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब अपन ये ट्राई करेंगे। तो आप लोग क्या करो, ये आइसोप्रीन का, ये जो आइसोप्रीन है ना, इसका पॉलीमर बनाने का कोशिश करो, पॉलीमर का स्ट्रक्चर ट्राई करें। प्लीज ट्राई द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर आइसोप्रीन। ठीक है, ट्राई करो, आई एम गिविंग 1 more minute। ध्यान से देखो, इसमें 2 जगह डबल बॉन्ड है, तो सोच समझ के करना है इसको ट्राई। पॉलीमर ट्राई करना है मतलब उसका रिपीटिंग यूनिट बना के बताना है आपको, ये ऐसा वाला रिपीटिंग यूनिट बना के बताना है, मतलब उसका मोनोमर ट्राई करना है।
ठीक है, जिन लोगों का आंसर आ गया है वो व्हाट्सएप पे फोटो भेज सकते हैं मुझे इंडिविजुअल मैसेज में। एक दो लोगों के आंसर्स मैं चेक कर पाऊंगा यहाँ पे, तो आप प्लीज़ व्हाट्सएप पे फोटो भेजिए। रिपीटिंग यूनिट का स्ट्रक्चर जिन लोगों का डेवलप हो गया है वो आइसोप्रीन के लिए, ठीक है। जनता ट्राई कर रही है क्या? हाँ, ट्राई कर रही है जनता। ठीक है, 3 लोगों के आंसर्स आ गए, मैं आंसर्स बता रहा हूँ अभी। ध्यान से देखेंगे, अब सब लोग ध्यान से देखेंगे प्लीज। प्लीज बोर्ड पे ध्यान दो, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ाया जा रहा है, इंटरेस्टिंग है, समझ में आएगा। इधर देखो, ये जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड का दूसरा बॉन्ड अपने को ब्रेक करना है ना, तो इसको आधा ब्रेक करेंगे इधर, और इसका बचा हुआ जो आधा है वो इधर जाएगा, समझो इसको, ठीक है। फिर उसके बाद में ये वाला जो डबल बॉन्ड है उसका भी बचा हुआ एक साइड इधर आएगा, और ये एक आगे की तरफ बॉन्ड बनाने के लिए जाएगा। तो सोचो, यहाँ पे वो जगह है जहां पे आने वाले अगले कंपाउंड के साथ में बॉन्डिंग होगी, और ये वो जगह है जहां पे पिछले वाले कंपाउंड के साथ में बॉन्डिंग हुई। सही है, तो फिर इसमें रिपीटिंग यूनिट देखो कैसा बनेगा, सी सिंगल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी, और ये बॉन्ड आगे की तरफ जा रहा है, ये बॉन्ड पीछे की तरफ जा रहा है, और दूसरे नंबर पे एक कार्बन एटम है, और फिर इसको लगाएंगे स्क्वायर ब्रैकेट और नीचे लिखेंगे एन। स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, नीचे लिखेंगे एन। ठीक है, तो ये है रिपीटिंग यूनिट। ध्यान से देखो कि यहाँ पे बीच में एक नया डबल बॉन्ड जनरेट हो गया। अब तक अपन ने कौन सी कंडीशन देखी थी? अब तक अपन ने जो कंडीशन देखी थी उसमें एक ही डबल बॉन्ड था, तो उसको ऐसे ही सेपरेट कर देते थे, तो बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा था उसमें। लेकिन इसमें एक नया कंसेप्ट सीखने को मिल रहा है हमें यहाँ पे। जो बीच वाला पहले सिंगल बॉन्ड था, वहां पे डबल बॉन्ड बन गया, क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन वहां पे आ गया आजू बाजू से, और ये पीछे की तरफ गया ये वाला पॉइंट, और ये वाला पॉइंट आगे की तरफ गया। तो प्लीज इसको लिख ले। तो जो n के साथ लिखा है स्क्वायर ब्रैकेट में, जो n के साथ लिखा है स्क्वायर ब्रैकेट में, उस चीज को रिपीटिंग यूनिट मोनोमर बोल देना। ठीक है। हाँ, और इसमें एक डाउट आ रहा है जनता को कि उसमें हाइड्रोजन नहीं लिखे मैंने, तो आप हाइड्रोजन दे देना, जितने जितने हाइड्रोजन देने पड़ते हैं उतने उतने दे देना। जैसे यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगेंगे, यहाँ पे कितना लगे, 1 2 3 4 फुलफिल हो गया, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लगेंगे, यहाँ 1 हाइड्रोजन लगेगा, यहाँ 2 हाइड्रोजन लगेंगे, तो फाइनल वाले कंपाउंड में भी उतने उतने हाइड्रोजन दे देना बराबर। H2 इधर कोई हाइड्रोजन की गरज नहीं, इधर 3, इधर 1 हाइड्रोजन और इधर 2 हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का ध्यान रखे, कार्बन का वैलेंसी 4, तो जितने हाइड्रोजन चाहिए उतने हाइड्रोजन लगाते रहना बराबर से। ठीक है, तो हाइड्रोजन का ध्यान रखे। किसी ने भी डाउट भी पूछा है? ठीक है, चले आगे, इसको लिख ले, प्लीज इसको लिख लो।
चलो नेक्स्ट। तो पॉलीसेकेराइड, अब ये अल्फा अमीनो एसिड जो है, अब जैसे ये डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं इसमें, एक है अल्फा अमीनो एसिड, ग्लूकोज ग्लूकोज, तो इन सब के मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में अभी अपने को इतना स्टडी नहीं करना है। ऑकरेंस याद रख लेना, कौन सी चीज़ कहाँ मिलती है। जैसे प्रोटीन पता है, मसल, हेयर, एंजाइम, स्किन, एग में प्रोटीन रहता है। डीएनए कहाँ रहता है, ऑर्गेनिज्म के क्रोमोसोम में रहता है। आरएनए में न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म में रहता है। रबर रहता है लेटेक्स ऑफ रबर ट्री में। ये नेचुरल रबर की बात हो रही है, आर्टिफिशियल रबर नहीं है। आर्टिफिशियल रबर भी पॉलीमर होता है, लेकिन उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कुछ अलग रहेगा, वो बाद में देखेंगे अपन क्या है, ठीक है। So this is they are talking about natural rubber which is obtained from rubber tree. ठीक है, तो ये क्लियर है, हो गया ये, ठीक है। फिर ये सम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बाद में, अभी अपन मैक्रो मॉलिक्यूल्स देखेंगे, तो पीछे चलते हैं। पॉलीमर्स हो गया, अब हम लोग मैक्रो मॉलिक्यूल्स देखेंगे। तो मैक्रो मॉलिक्यूल का डेफिनेशन पढ़ रहा हूँ मैं। अब पॉलीमर होने के बाद मैक्रो मॉलिक्यूल समझने में थोड़ा आसान जाएगा, इट विल बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड नाउ। So macromolecules is, we have seen in the beginning of this chapter that the number of carbon compounds is as large as about 10 to the 10 million. तो 1 मिलियन कितना रहता है, 1 मिलियन मालूम है क्या लोगों को? 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख। तो 1 मिलियन इज 10 लाख। तो 10 मिलियन मतलब कितना हो गया? 10 मिलियन मतलब हो गया 10 टू पावर 7, मतलब ऑलमोस्ट 1 करोड़। ऑलमोस्ट इक्वल टू, एग्जैक्टली। 10 मिलियन इज 1 करोड़, ठीक है। तो इतने सारे कंपाउंड्स है, कार्बन कंपाउंड्स, और उनके जो मॉलिक्यूलर मासेस है उसका रेंज भी बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत हेवी मॉलिक्यूल्स भी है और बहुत लाइट मॉलिक्यूल्स भी है, ठीक है। तो कार्बन का सबसे हल्का मॉलिक्यूल CH4 है। तो आप लोग ये लिख सकते हैं, अच्छी इंफॉर्मेशन है। द लाइटेस्ट कार्बन कंपाउंड अवेलेबल ऑन अर्थ या इन दिस यूनिवर्स, अर्थ भी कहेगा यूनिवर्स, पूरे दुनिया में सबसे लाइटेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा है? CH4, ठीक है। अब इसमें एक डाउट आता है, सर फिर अकेला कार्बन ही ले लो ना, कार्बन का तो मास 12 है, CH4 का तो भी मास 16 लिखना पड़ रहा है अपने को, 16 AMU लिखना पड़ रहा है। यहाँ तो कार्बन का मास अपन 12 AMU लिख सकते हैं। तो इसको लाइटेस्ट कंपाउंड क्यों नहीं बोला? क्योंकि कार्बन कंपाउंड नहीं है, कार्बन तो एलिमेंट है ना, कार्बन इज एलिमेंट। तो मैं कंपाउंड की बात कर रहा हूँ। तो जो मॉलिक्यूलर मासेस है कंपाउंड्स के, वो कहाँ से शुरू होते हैं? 16 AMU से स्टार्ट होते हैं। AMU समझता है सबको, एटॉमिक मास यूनिट। तो मीथेन इज द लाइटेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द वर्ल्ड। पूरे दुनिया में सबसे लाइटेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन है? तो मीथेन है। फिर जो बड़े मॉलिक्यूल रहते हैं उनका मास 100, 200, 1000, 1000, 1 करोड़, 10 करोड़, 1000 करोड़, ऐसे 10 टू पावर 12 तक जाता है। तो द रेंज ऑफ देयर मॉलिक्यूलर मासेस, उनका जो रेंज है वो रेंज 10 टू पावर 12 तक जा सकता है। तो ये वैल्यू अपन लर्न करें, दिस इज द रेंज of their molecular masses, this is the range of their molecular masses, 10 to power 1 से 10 to power 12, ठीक है। the number of constituent atoms is very large for the molecules with high molecular mass। जाहिर सी बात है कि अगर इतना भारी कंपाउंड है तो उसके एटम्स भी बहुत सारे रहेंगे ना। तो द नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स इज वेरी लार्ज, बहुत सारे एटम्स रहेंगे तभी तो इतना हाई मास रख पाएगा वो मॉलिक्यूल। द जायंट कार्बन मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड फ्रॉम हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ एटम्स आर कॉल्ड एज माइक्रोमॉलिक्यूल्स। दे आर फ्रॉम द टाइप ऑफ कंपाउंड्स कॉल्ड पॉलीमर। तो हमारे लिए मैक्रोमॉलिक्यूल और पॉलीमर एक ही चीज है, बट एक्चुअली डिफरेंस रहता है। पॉलीमर इज अ कैटेगरी ऑफ मैक्रोमॉलिक्यूल्स, ठीक है। पॉलीमर इज अ कैटेगरी ऑफ मैक्रोमॉलिक्यूल्स। तो मैक्रोमॉलिक्यूल्स क्या रहते हैं? जायंट मॉलिक्यूल्स, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स जिनका मास 10 टू पावर 12 वगैरह भी रह सकता है। सोचो एक मॉलिक्यूल का मास ही 10 टू पावर 12 AMU है। 10 टू पावर 12 AMU मतलब कितना हो गया? ऑलमोस्ट आधे ग्राम के जितना हो गया, आधा ग्राम या 1 मिलीग्राम जैसा। तो एक मॉलिक्यूल भी इतना भारी हो सकता है। और सोचो कार्बन कितना बढ़िया एकदम,
16 AMU के भी मॉलिक्यूल बनाता और 1-1 ग्राम के भी मॉलिक्यूल बना सकता है, आधे ग्राम के भी या 1-1 मिलीग्राम के भी मॉलिक्यूल बना सकता है कार्बन। तो इसलिए कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड्स प्रेजेंट है, और जो बहुत सारे कंपाउंड्स तो प्रेजेंट है, लेकिन उसमें वेराइटी भी बहुत ज्यादा है। देयर इज अ लार्ज वेराइटी ऑफ कंपाउंड्स, बहुत सारे कंपाउंड्स भी है और बहुत सारी वेराइटी भी प्रेजेंट है कार्बन कंपाउंड्स की। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जायंट मॉलिक्यूल्स के बारे में बात कर रहे हैं। जायंट मॉलिक्यूल्स को बोलते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स। द जायंट मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड एज मैक्रो मॉलिक्यूल्स। ठीक है, एंड दे आर फ्रॉम द टाइप ऑफ कंपाउंड्स कॉल्ड एज पॉलीमर्स। ठीक है, ये इजी है पॉइंट, अपन आगे बढ़ सकते हैं। तो ये मैंने मैक्रो मॉलिक्यूल का डेफिनेशन बता दिया सबको। अब टाइप्स ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स देख लेते हैं। तो नेचुरल मैक्रोमोलिक्यूल्स एंड मैनमेड मैक्रोमोलिक्यूल्स। मैनमेड मतलब आर्टिफिशियल, नेचुरल मतलब नेचुरली ऑकरिंग। सो नेचुरल मैक्रोमोलिक्यूल्स मैं रीड कर रहा हूँ, आप लोग सुनेंगे। द नेचुरल मैक्रोमोलिक्यूल्स नेमली पॉलीसेकेराइड्स, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स आर द सपोर्टिंग पिलर्स ऑफ द लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड मतलब लिविंग बींग्स जो रहते हैं, उनके लिए ये मॉलिक्यूल्स, ये मैक्रोमोलिक्यूल्स बहुत ज्यादा जरूरी रहते हैं। पॉलीसेकेराइड्स, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। We get food, clothing and shelter from polysaccharides, namely starch and glucose। बहुत बढ़िया, फूड भी मिल गया, क्लोथिंग भी मिल गया और शेल्टर भी मिल गया। स्टार्च और सेल्यूलोज। शेल्टर कैसे मिला? वो वुड के घर बना सकते हैं तो सेल्यूलोज के घर बन सकते हैं। क्लोथिंग कैसे मिल गया? कॉटन, कॉटन इज ऑल्सो पॉलीसेकेराइड। और फूड कैसे मिल गया? तो स्टार्च इज ऑल्सो पॉलीसेकेराइड, है ना। तो ग्लूकोज, स्टार्च, ग्लूकोज, पॉलीसेकेराइड। तो फूड, क्लोथिंग, शेल्टर तीनों ही चीजें हमें पॉलीसेकेराइड से मिल जाती है। Proteins constitute a large part of the bodies of animals and also are responsible for their movement and various physiological process। जो प्रोटीन्स रहते हैं वो बहुत सारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेस के लिए काम कर रहे हैं। फिजियोलॉजिकल प्रोसेस मतलब जैसे स्लीपिंग, ईटिंग, स्टडिंग, वॉकिंग, ये सारे जो भी बॉडी से अपन प्रोसेस करते हैं दोज आर फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस। तो मूवमेंट वगैरह के लिए प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट रहती है। न्यूक्लिक एसिड्स कंट्रोल द हेरिडिटी एट मॉलिक्यूलर लेवल। रबर इज अनदर टाइप ऑफ नेचुरल मैक्रोमोलिक्यूल। तो रबर के बारे में अपन ने अभी स्टडी कर लिया। आइसोप्रीन रहता है ना, आइसोप्रीन इज द आइसोप्रीन इज द मोनोमर फॉर नेचुरल रबर। नेचुरल रबर के लिए आइसोप्रीन मोनोमर है। ठीक है, तो नेचुरल मॉलिक्यूल, नेचुरल मैक्रोमोलिक्यूल इजी है, थ्योरी है, लर्न करना है। कोई डाउट है तो बाद में पूछ लेना, आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, बाद में रिप्लाई कर दूंगा मिडनाइट से पहले। नेचुरल मैक्रोमोलिक्यूल जैसे पॉलीसेकेराइड है, उससे फूड भी मिलता है, क्लोथिंग भी मिलता है, शेल्टर भी मिलता है। प्रोटीन के बारे में बता रहा है वो, और न्यूक्लिक एसिड के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है मैनमेड मैक्रोमोलिक्यूल्स। तो मैक्रोमोलिक्यूल्स वर प्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम इन लेबोरेटरी, एंड फैक्ट्री विद द इंटेंशन टू इन्वेंट एन अल्टरनेटिव फॉर रबर एंड सिल्क। तो ह्यूमन बींग्स को रबर और सिल्क का अल्टरनेटिव चाहिए था, इसलिए मैक्रोमोलिक्यूल्स डेवलप करने का कोशिश किया गया। टुडे मैनमेड मैक्रोमोलिक्यूल्स आर यूज्ड इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ। Man-made fibers which have strength along the length similar to natural fibers, cotton, wool and silk. Elastomers which have elastic property। हाँ ये अच्छा है। तो एक सेकंड होल्ड करो, एक सेकंड प्लीज। तो पहले मैं ऑरेंज वाला पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ, तो सब लोग ध्यान देंगे। मैनमेड फाइबर रहते हैं, दो टाइप के फाइबर रहते हैं। कॉटन फाइबर, जैसे कॉटन क्या है, नेचुरल फाइबर है, ऐसे मैनमेड फाइबर भी रहते हैं। मैनमेड फाइबर्स विच हैव स्ट्रेंथ अलोंग द लाइंस सिमिलर टू नेचुरल फाइबर्स, कॉटन, वूल एंड सिल्क। आप लोग को पता है सिल्क ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है, वूल उससे थोड़ा वीक है, उतना स्ट्रेंथ नहीं है, कॉटन और ज्यादा वीक है। तो वैसे ही मैनमेड फाइबर्स भी अपन ने डेवलप किए हैं, जो कि कॉटन के जैसा, वूल के जैसा और सिल्क के जैसा रहता है। तो उनकी प्रॉपर्टीज, स्ट्रेंथ के बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ पे जो हम कंसेप्ट डिस्कस कर रहे हैं वो क्या डिस्कस कर रहे हैं? स्ट्रेंथ डिस्कस कर रहे हैं। तो ये स्ट्रेंथ को एक बार और मैं मार्क कर देता हूँ। ठीक है, फिर दूसरा, अब मैं ग्रीन पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इलास्टोमर्स विच हैव द इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ रबर। तो उसमें इलास्टिसिटी रहेगी, फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी,
इलास्टिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी। तो रबर की जैसी फ्लेक्सिबिलिटी हो ऐसे भी मैक्रोमोलिक्यूल्स हमने डेवलप किए हैं। वी हैव डेवलप्ड मैक्रोमोलिक्यूल्स विच हैव इलास्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ रबर। आप लोगों को ये पता होगा, कहीं कभी किसी के साथ डिस्कशन भी हुआ होगा आप लोगों का, कि जो भी चीजें हम बनाते हैं वो नेचर आइडेंटिकल बनाने की कोशिश करते हैं। हम नेचर से इन्फ्लुएंस होते हैं, हम नेचर से मोटिवेट होते हैं और फिर अपने लिए चीजें डेवलप करते हैं। जैसे बर्ड्स को हमने देखा तो उसके बेसिस पे एरोप्लेन इन्वेंट कराया गया था। तो वैसे ही हमने कुछ फाइबर्स, कुछ कंपाउंड्स देखे नेचर में, जैसे कॉटन देखा, वुल देखा, सिल्क देखा, फिर उसके बेसिस पे उसके स्ट्रेंथ की जैसी चीजें बनाने की हमने कोशिश की। फिर हमने रबर देखा, 1 सेकेंड प्लीज। फिर हम लोगों ने रबर देखा, फिर रबर में हम लोगों को क्या प्रॉपर्टी अच्छी लगी, रबर में हम लोगों को उसका इलास्टिसिटी अच्छा लगा। तो वैसा हम लोगों ने आर्टिफिशियल रबर बनाने की कोशिश की। ठीक है, फिर लेदर आप लोगों ने देखा होगा, जैसे लेदर के पर्स रहते हैं, लेदर का वॉलेट रहता है, तो वो बहुत महंगा रहता है। वैसे ही हमने क्या किया, फिर नेचुरल लेदर तो इतना इजीली अवेलेबल नहीं है इसलिए वो महंगा है, तो आर्टिफिशियल लेदर बनाना स्टार्ट किया। तो आर्टिफिशियल लेदर भी कैसे बनाया, इट शुड हैव द सॉफ्टनेस ऑफ नेचुरल लेदर। नेचुरल लेदर के जैसा उसका सॉफ्टनेस रहेगा, सॉफ्ट रहना चाहिए लेकिन स्ट्रांग रहना चाहिए। सोचो एक अंतर है दोनों चीजों में, स्ट्रांग और वीक एंड सॉफ्ट एंड हार्ड। सोच सकते हैं, कोई चीज सॉफ्ट होकर भी स्ट्रांग हो सकती है, तो वो चीज ज्यादा बिकेगी। ज्यादा बिकेगी इन द सेंस उस चीज का ज्यादा मटेरियल यूजफुल है। सॉफ्ट है लेकिन वो कपड़ा फटेगा नहीं। तो वैसा अगर हमें प्रॉपर्टी चाहिए तो लोगों ने क्या किया, रिक्वायरमेंट सोची कि हमारी क्या रिक्वायरमेंट है, उसके बेसिस पे अपन मैक्रोमोलिक्यूल, उसके बेसिस पे कंपाउंड्स डेवलप करने की कोशिश करते हैं। तो रबर का हमें इलास्टिक नेचर अच्छा लगा, फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी लगी रबर की, तो इसलिए इलास्टोमर्स विच हैव इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ रबर। फिर अब आगे अपन देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है ब्लू कलर का पॉइंट देख रहे हैं, प्लास्टिक्स विच फॉर्म इन्यूमरेबल टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, शीट्स, पाइप्स एंड सरफेस कोटिंग आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ मैन मेड मैक्रोमोलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये प्लास्टिक तो पता है सबको, वो घर पे सिंटेक्स की बड़ी टाकी रहती पानी की, वो भी पॉलीमर से बनी है। फिर वो जो टाकी में से पानी घर में नल में आता, वो नल में आने वाला पाइप भी पीवीसी प्लास्टिक का रहता। कुछ कुछ नल या तो मेटल के रहेंगे, स्टील वगैरह के, या तो फिर प्लास्टिक के भी नल मिलते हैं। तो वो सारी चीजें क्या है, वो सारे आर्टिकल्स है प्लास्टिक से बने हुए, एंड प्लास्टिक इज ऑल्सो पॉलीमर, पॉलीमर मतलब मैक्रोमोलिक्यूल। तो ये सारी बातें जितनी भी हम चीजें डिस्कस कर रहे हैं, ये सारी चीजें कार्बन बेस्ड है, और ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, फिर पाइप, शीट्स, वो घर के ऊपर जो ऐसा टीन के जैसा टप्पर के जैसा डालते हैं ना, ग्रीन कलर का आजकल मार्केट में मिलता है, समर के टाइम पे डालते हैं, वो भी पॉलीमर है। तो उसको प्लास्टिक बोल सकते हैं, लेकिन प्लास्टिक ना बोल के अपन उसको पॉलीमर बोले, कोई डिफरेंट टाइप का पॉलीमर होगा वो। तो ये सारे क्या है, ये सारे मैनमेड मैक्रोमोलिक्यूल्स है। नेचर में थोड़ी मिलता प्लास्टिक, थर्मोकॉल के बॉल नेचर में मिलते क्या, नहीं, लेबोरेटरी में बनते हैं। तो वो भी मैक्रोमोलिक्यूल्स है, प्लास्टिक से। The structure of natural and man-made macromolecules is formed by joining several small units in a regular manner. As a result, the macromolecules are polymers in nature. तो हमारे लिए मैक्रोमोलिक्यूल और पॉलीमर एक चीज है, फ्यूचर में उसका डिफरेंस देखेंगे अपन। So macromolecules are polymeric in nature. Many repeating units come together. Many repeating units come together to form a polymer. बहुत सारे रिपीटिंग यूनिट्स एक साथ आते हैं और पॉलीमर बना देते हैं। ये पॉलीमर की डेफिनेशन फिर से बता रहा हूँ मैं, ठीक है, तो ये भी इजी है कंसेप्ट, कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। चले आगे बढ़े, इसको डिलीट। ठीक है, फिर पॉलीमर अपन ने डिस्कस कर लिया। पॉलीमर के बाद में सम ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो सम ऑर्गेनिक कंपाउंड लेने से पहले मैं व्हाट्सएप के चैट्स देखता हूँ, और जिन लोगों ने पॉलीमर्स और मैक्रोमोलिक्यूल्स के डाउट्स पूछे हैं वो मैं अभी एड्रेस कर रहा हूँ। आई एम आंसरिंग योर डिफिकल्टीज फॉर मैक्रोमोलिक्यूल्स एंड पॉलीमर्स। ठीक है, कोई स्टूडेंट है वो पूछते हैं कि
डायमंड क्या है? तो डायमंड सिंगल मॉलिक्यूल है या पॉलीगॉन है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है उसका। तो डायमंड एक मैक्रो मॉलिक्यूल है, डायमंड को आप मैक्रो मॉलिक्यूल जैसा कंसीडर करें। तो सोचो डायमंड वो मैक्रो मॉलिक्यूल है जो पॉलीमर नहीं है। डायमंड इज दैट मैक्रो मॉलिक्यूल विच इज नॉट अ पॉलीमर। डायमंड इज अ मैक्रो मॉलिक्यूल विच इज नॉट अ पॉलीमर। ठीक है, तो ये लर्न कर लेना, डायमंड एक मैक्रो मॉलिक्यूल है और पॉलीमर नहीं है। डायमंड मैक्रो मॉलिक्यूल क्यों है? क्योंकि जायंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, बहुत सारे कार्बन एटम्स एक साथ आ गए, बहुत सारे कार्बन एटम्स एक साथ आ गए, उसकी वजह से डायमंड एक मैक्रो मॉलिक्यूल है। ठीक है, आगे बढ़े। और डाउट्स में आई एम रीडिंग योर डिफिकल्टीज। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एडवांटेजेस ऑफ पॉलीमर्स? अभी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसकी जो प्रॉपर्टीज रहेगी वो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसकी। जैसे रबर, रबर है, अभी रबर का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? फ्लेक्सिबल है, तो वैसा नेचुरल रबर भी फ्लेक्सिबल है, आर्टिफिशियल रबर भी फ्लेक्सिबल है। एडवांटेजेस क्या है? बहुत सारी चीजें बनाने के लिए यूज करते हैं। पॉलीमर्स आर अ रॉ मटेरियल फॉर मोस्ट ऑफ द थिंग्स, ये लिख सकते हो। ठीक है, ये कुछ यूजेस लिख दिए मैंने। एडवांटेजेस ऑफ पॉलीमर, तो एडवांटेज क्या रहता है? कोई चीज को अगर किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए अपन यूज कर पा रहे हैं तो वो उसका एडवांटेज हो गया। तो ये सारे जैसे जो उसके यूजेस है वही उसके एडवांटेजेस है। क्यों उसके एडवांटेजेस है? क्योंकि उसकी प्रॉपर्टीज की वजह से, उसकी पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज है और उन प्रॉपर्टीज की वजह से उसका एडवांटेज है। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े। सफिशिएंट है ये, आगे बढ़ते हैं अपन, नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। बचे हुए डाउट्स आई विल बी रिप्लाइंग देम इन इंडिविजुअल व्हाट्सएप चैट्स। सम ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो आप लोगों के सिलेबस में दो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, इथेनॉल और इथेनोइक एसिड। तो ये दो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में अपन को डिस्कस करना है। सो वी हैव इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड। इन कंपाउंड की कुछ रिएक्शंस आप लोगों को स्टडी करनी है, तो मेरा रिकमेंडेशन सबसे ये रहेगा कि दैट यू रिमेंबर दीज रिएक्शंस। आप लोग ये रिएक्शंस लर्न करके रखे। ठीक है, तो वी आर टॉकिंग अबाउट इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड। सो आई एम रीडिंग द कंटेंट ओवर हियर। इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड आर टू ऑफ द कमर्शियली इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स। ठीक है, लेट अस नाउ लर्न मोर अबाउट देम। बहुत बढ़िया। एट रूम टेम्परेचर कलरलेस इथेनॉल इज अ लिक्विड एंड इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज 78 डिग्री सेल्सियस। ये जो इथेनॉल है ये अल्कोहल बनाने के लिए यूज होता है। जो अल्कोहल लोग कंज्यूम करते हैं, दारू जो पीते हैं, वो इथेनॉल से बनती है। मतलब इथेनॉल इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अल्कोहल। प्योर इथेनॉल कोई कंज्यूम नहीं करता। इथेनॉल को वाटर में, दूसरे सब्सटेंसेस में डिसॉल्व करते हैं, जनरली वाटर में ही डिसॉल्व होता है, और उसके अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन रहते हैं और उसके बेसिस पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्कोहलिक ड्रिंक्स बनाए जाते हैं। एट रूम टेम्परेचर कलरलेस इथेनॉल इज लिक्विड and its boiling point is 78 डिग्री सेल्सियस। जनरली इथेनॉल इज आल्सो कॉल्ड एज अल्कोहल और स्पिरिट्स। ठीक है, इथेनॉल इज सोल्यूबल इन वाटर इन ऑल प्रोपोर्शंस। प्रोपोर्शन का मतलब डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशंस। ज्यादा इथेनॉल भी पानी में डिजोल्व होता, कम इथेनॉल भी पानी में डिजोल्व होता, बहुत कम इथेनॉल लिया तो वो भी पानी में डिजोल्व होता। सब टाइप का इथेनॉल पानी में डिजोल्व होता। ठीक है, व्हेन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल इज टेस्टेड विद लिटमस पेपर इट इज फाउंड टू बी न्यूट्रल। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट याद रखे, अल्कोहल जो है, इथेनॉल जो है, वो न्यूट्रल बिहेवियर शो करता है, एसिडिक नहीं है, बेसिक नहीं है। न्यूट्रल मतलब विद रिस्पेक्ट टू एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर। न्यूट्रल का मतलब यहाँ पर है विद रिस्पेक्ट टू एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर। ठीक है, फिर कंजम्पशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ consumption of small quantity of dilute ethanol shows its effect even though is condemned still it remains socially widespread practice। सबको पता है कि अल्कोहलिक ड्रिंक्स बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, और इट इज़ अ सोशली वाइडस्प्रेड प्रैक्टिस। सोशली वाइडस्प्रेड प्रैक्टिस मतलब बहुत लोग इसको कंज्यूम करते हैं। इवन दो
स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ इथेनॉल के इफेक्ट्स रहते हैं एंड दीज आर नेगेटिव इफेक्ट्स ऑन द हेल्थ. कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल हार्म्स हेल्थ इन अ नंबर ऑफ वेज. It adversely affects the physiological processes and the central nervous system. बॉडी के अंदर एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम रहता है जो ब्रेन से कनेक्टेड रहता है, उसके ऊपर अल्कोहल का अफेक्ट होता है निगेटिव तरीके से. सिर्फ अफेक्ट होता है ये बोलना जरूरी नहीं है, क्योंकि इफेक्ट दो टाइप का रह सकता है ना, पॉजिटिव इफेक्ट एंड नेगेटिव इफेक्ट. सो अल्कोहल हैज अ नेगेटिव इफेक्ट ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम. कंजम्पशन ऑफ इवन अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ प्योर इथेनॉल कॉल्ड एब्सोल्यूट अल्कोहल कैन बी लीथल. तो जो मैं बता रहा था कि प्योर अल्कोहल कोई कंज्यूम नहीं करता है, क्यों? क्योंकि वो लीथल है. लीथल मतलब हार्मफुल, उससे डेथ हो सकती है. Ethanol being good solvent, it is used in medicines such as tincture iodine, solution of iodine and ethanol, cough mixtures and in many tonics. तो बहुत सारे दवाइयों में अल्कोहल प्रेजेंट रहता है बहुत कम क्वांटिटी में. तो इसी की वजह से वो क्यों यूज करते हैं? क्योंकि वो एक गुड सॉल्वेंट है. बाकी के कंपाउंड्स अल्कोहल में इजीली अपन डिसॉल्व कर सकते हैं. Different compounds can be easily dissolved in ethanol and hence it is used as a solvent in medicines. तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? यहाँ पे हम इथेनॉल का सॉल्वेंट वाला बिहेवियर देख रहे हैं, सही है. लेकिन इन अल्कोहलिक ड्रिंक्स इथेनॉल इज अ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन वाटर. तो दोनों चीजों में डिफरेंस आप लोग समझे. अल्कोहलिक ड्रिंक्स में इथेनॉल की क्वांटिटी कम रहती है और वो पानी में डिसॉल्व किया जाता है, और जो मेडिसिन है उस मेडिसिन में इथेनॉल को यूज करते हैं एज अ सॉल्वेंट, और उसमें दूसरी चीजें दूसरे कंपाउंड्स डिसॉल्व करते हैं. तो ये डिफरेंस है सोल्यूट और सॉल्वेंट का. ये दो पॉइंट्स लिख लो, प्लीज राइट डाउन दीज पॉइंट्स. चले अपन आगे. ठीक है, ये हो गया, इजी है ये. अब नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल. तो वही इथेनॉल की अपन केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे. यू हैव लर्नड अबाउट द ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ इथेनॉल इन द प्रीवियस यूनिट ऑफ दिस चैप्टर. इसी चैप्टर में अपन स्टडी किया, बहुत बढ़िया. वो कौन सा रिएक्शन था? उससे कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा था. इथेनॉल कैन बी ऑक्सीडाइज टू इथेनोइक एसिड, ये वाला स्टडी किया हमने. इथेनॉल को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं इथेनोइक एसिड में. तो उसका रिएक्शन देख लो. ये किया भी अपन ने, पहले डिस्कस किया है, लिख लो फिर. CH3 CH2OH, वो याद है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था K2Cr2O7 या फिर KMNO4. वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की वजह से वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? उसकी वजह से वो CH3COH में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है. फिर द फंक्शनल ग्रुप OH प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द रिएक्शन ऑफ इथेनॉल. तो सोडियम है. अब सेकंड रिएक्शन देख रहे हैं. सोडियम है, वो इथेनॉल के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो ऑक्सीजन के पास का जो हाइड्रोजन है उसको सोडियम ने डिस्प्लेस कर दिया है ना. ये थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के जैसा अपन समझे इसको. दिस इज अ टाइप ऑफ अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन विच सोडियम इज रिप्लेसिंग. सोडियम जो है वो क्या कर रहा है? सोडियम रिप्लेस कर रहा है हाइड्रोजन को, और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गया. हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड. ठीक है. ऑल द अल्कोहल रिएक्ट्स विद सोडियम मेटल टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस एंड फॉर्म सोडियम अल्कोक्साइड सॉल्ट. सोडियम अल्कोक्साइड, सोडियम अल्कोक्साइड मतलब कैसा रहता है? RONA रहता है. आर इज अल्काइल चेन. जैसे यहाँ पे दो कार्बन की अल्काइल चेन है तो उसको बोलते हैं ईथ. सोडियम इथॉक्साइड, सोडियम मिथॉक्साइड, सोडियम प्रोपॉक्साइड, ऐसे बोलते हैं डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड. तो ये भी एक जैसे कैटेगरी ऑफ कंपाउंड्स है. सोडियम अल्कोक्साइड, RONA, RONA.
Na, इसमें जो Na है वो तो सोडियम है, जो O है वो तो ऑक्सीजन है, और जो R है, ये R क्या है, अल्काइल चेन है. R is the alkyl chain over here. So R is alkyl chain, O is oxygen, Na is sodium. Liberate hydrogen gas and form sodium alkoxide salt. In the reaction of ethanol with sodium metal, hydrogen gas and sodium ethoxide are formed as products. रिएक्शन, इस रिएक्शन में सोडियम हाइड्रोजन गैस निकल गया और सोडियम इथॉक्साइड प्रोडक्ट बन गया. तो ये रिएक्शन लर्न कर लेना, प्लीज रिमेंबर दिस रिएक्शन. ठीक है. सेकेंड रिएक्शन अपन देखेंगे डिहाइड्रेशन. डिहाइड्रेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ वाटर. द मीनिंग ऑफ डिहाइड्रेशन इज रिमूवल ऑफ वाटर. व्हेन इथेनॉल इज हीटेड, मैं रीड कर रहा हूँ, when ethanol is heated at a temperature of 170 degrees Celsius with excess amount of concentrated H2SO4, one molecule of water is removed from its molecules to form ethene and unsaturated compound. एक मॉलिक्यूल पानी का निकल गया. तो देखो ये OH ग्रुप है, यहाँ पे अल्कोहल ग्रुप दिख रहा है, OH ग्रुप, और एक ये एक हाइड्रोजन, 3 - 1 = 2. तो देखो 2 हाइड्रोजन बच गए, और ये जो 2 हाइड्रोजन थे ये एज इट इज रह गए, तो ये वाटर निकल गया. Hence concentrated sulfuric acid acts as a dehydrating agent. ये लर्न करें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड क्या करता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट जैसा काम कर सकता है. हाई टेम्परेचर पे वाटर रिमूव हो गया, दिस इज कॉल्ड एज डिहाइड्रेशन रिएक्शन. ठीक है. तो जो बोर्ड पे मैंने लिखा है उसको लिख लो जल्दी से. Dehydration reaction means removal of water. ठीक है, चले आगे अपन. आई डिलीट दिस, लेट अस मूव अहेड. तो ये हो गया केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल. तो 3 रिएक्शंस देखी अपन ने. ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल, प्रोडक्ट क्या है, इथेनोइक एसिड है. दूसरी रिएक्शन, ब्रैकेट में मैं प्रोडक्ट लिख रहा हूं. तीसरी रिएक्शन डिहाइड्रेशन. प्रोडक्ट इज इथीन. तो ये अपन लर्न कर सकते हैं. कहाँ रखो इसको. ठीक है, वी कैन रिमेंबर दिस. 3 ही रिएक्शन है आपके सिलेबस में इथेनॉल के रिगार्डिंग. सो प्लीज राइट दिस डाउन, प्लीज लर्न दिस. चलिए आगे, लेट अस मूव अहेड. ठीक है, आज के लिए सफिशिएंट है. नेक्स्ट क्लास में हम केमिकल प्रॉपर्टीज, जैसे हमने अभी इथेनॉल के बारे में स्टडी किया, तो नेक्स्ट क्लास में अपन इथेनोइक एसिड पढ़ेंगे, एस्टरिफिकेशन पढ़ेंगे, और फिर एडिशन सब्सट्रैक्शन पढ़ेंगे स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक से. हमने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से एडिशन सब्सट्रैक्शन कर लिया है. इन द नेक्स्ट क्लास विल बी कवरिंग दैट कांसेप्ट फ्रॉम स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक. हाइड्रोकार्बन्स और फंक्शनल ग्रुप भी रिवाइज करेंगे. किसी स्टूडेंट ने मैसेज किया था हाइड्रोकार्बन और फंक्शनल ग्रुप एक बार पढ़ा दो. तो कल वाली मतलब नेक्स्ट क्लास में ये पॉइंट्स कवर किए जाएंगे. ठीक है. सो प्लीज लेक्चर्स ध्यान से सुने, लेक्चर्स अटेंड करें. यूट्यूब पर रिकॉर्डिंग डाल दी जाएगी. ट्राई टू वॉच द रिकॉर्डिंग्स एट अ लेटर स्टेज फॉर रिविजन. क्वेश्चन सॉल्व करें. कार्बन कंपाउंड्स का एक असाइनमेंट जो एग्जाम्पलर बुक से हर बार मैं देता हूँ फॉर एवरी टॉपिक, वो शेयर कर देंगे. एक हफ्ते बाद उसका आंसर की शेयर कर देंगे, आप लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है. सो आई विल एंड द क्लास नाउ. थैंक यू सो मच.
for attending the class.